तो कल हम लोग क्या क्या कर चुके थे बेटे? एक तो फार्मूला ड्राइव हुआ था सर्किल के लिए, जो जनरलाइज फार्मूला हम ड्राइव किए थे। कोई भी कर्व पार्ट हो सर्किल का, सबस्टैंडर्ड एंगल फॉर एग्जांपल थीटा हो, सबस्टैंडर्ड एंगल थीटा हो, रेडियस आर और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? E इक्वल टू 2k लैम्डा, E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन R साइन थीटा बाई 2। कल वाला में अल्फा लिए थे, यहाँ थीटा ले लिए, तो साइन थीटा बाई 2, राइट। यहाँ से हम कैसा भी सर्कुलर लूप हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 क्वाड्रेंट लेते हैं, 1 क्वाड्रेंट में थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। सेफ इस तरह का दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से आने हैं नीट में या मेंस में। इफ थीटा 1 क्वाड्रेंट करने मतलब कितना हो गया? थीटा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k लैम्डा अपॉन r और 90 डिग्री एंड 45 डिग्री साइन 45, 2k लैम्डा अपॉन r साइन 45 1/√2। ये कितना आ गया बेटे? √2k लैम्डा अपॉन r। फॉर्मूला आ गया, वो याद करने की जरूरत, सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखिए। उसी तरह से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि सेमी सर्कुलर दे दिया, सेमी सर्कुलर जैसे शेप ये, और आपसे क्या है? फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O, रेडियस R। तो इस केस में क्या हो गया? थीटा यहाँ पर 180 डिग्री, थीटा क्या हो गया? 180 डिग्री। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k लैम्डा अपॉन R साइन 90 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाई 2 साइन 90, और साइन 90 के वैल्यू 1 होता है, इसलिए सेमी सर्कुलर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 2k लैम्डा अपॉन R। यदि फुल सर्किल कंसिडर करते हैं, फुल सर्किल, और आपसे पूछता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O, तो फुल सर्किल के लिए थीटा क्या होगा? 360 डिग्री। थीटा इक्वल टू 360, E इक्वल टू क्या होगा? 2k लैम्डा अपॉन R साइन 360 यानी 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि कोई सिमेट्रिकल शेप है, सर्किल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, यदि स्क्वायर भी हो, सिमेट्रिकल है, सारे पर चार्ज Q Q Q Q, और आपसे पूछता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। जैसे यहाँ सर्किल के लिए भी हम लोग देखें, सारे जगह यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस Q, तो इलेक्ट्रिक सिमेट्रिकल शेप है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। फॉर्मूला से वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो ये दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और क्या डिराइव किए थे? रॉड का, फाइनाइट रॉड हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी फाइनाइट लेंथ दिया हुआ है, फाइनाइट लेंथ दिया हुआ है, इसमें मान लो प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ इसका L दिया हुआ है, लेंथ L दिया हुआ है, किसी भी पॉइंट P पर कहता है ये D डिस्टेंस है या A डिस्टेंस है, P पॉइंट पर फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉब्लम को इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ से ये डॉटेड लाइन से एक इनको जोड़ देंगे, ये एंगल दिया रहेगा, ठीक है। दूसरे इन जो ऊपर वाले को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, ये एंगल दिया रहेगा, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, यही था बेटे कल के डेरिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाले थे? फॉर्मूला अपना क्या आया था इस केस में? इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पे दो कंपोनेंट, E परपेंडिकुलर दैट विल बी इक्वल टू k लैम्डा अपॉन A, राइट।
परपेंडिकुलर में क्या हो गया था, ऐड हो गया था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, राइट। दोनों ध्यान देना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है एंगल, अब उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ डेरिवेशन से मैं ध्यान रखना है, फॉर्मूला में कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से ई पैरेलल यहाँ पर क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन ए, सिर्फ क्या है कॉस था बेटे, कॉस आ गया था ना, कॉस थीटा 2 क्या है था, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, हाँ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये दो आ गए थे। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेट के लिए क्या बनेगा क्वेश्चन, यदि इफ द रॉड इज इनफाइनाइट, इफ रॉड इज इनफाइनाइट, if rod is infinite, if the length of the rod is infinite, if the length of the rod is infinite, तब इस केस में क्या हो गया, थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 भी 90 डिग्री। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे ये थीटा 1 इंक्रीज करते जाएगा, इधर भी थीटा 2 इंक्रीज करते जाएगा। इनफाइनाइट जब हुआ तो थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 90 डिग्री। तो यहाँ पर ई परपेंडिकुलर अपना क्या आ गया था बेटे, के लैम्डा अपॉन ए साइन 90 साइन 90 1 1 2 हो गया, इसलिए यहाँ पर इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इस केस में देखें पैरेलल के केस में cos 90 0, तो पैरेलल कंपोनेंट 0 रहेगा, पैरेलल कंपोनेंट 0 रहेगा। तो जब भी रॉड का यदि रॉड इनफाइनाइट रहता है तो ओनली क्या कौन सा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ओनली परपेंडिकुलर, ओनली परपेंडिकुलर, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स आपका नेट हो, और इसका यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और समटाइम्स यदि मेंस में क्या करेगा, ये थीटा 1 थीटा 2 दे देगा, कहेगा फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ध्यान देना होगा उस समय जब ये थीटा 1 मान लो फॉर एग्जांपल 60 दे दिया और थीटा 2 30 डिग्री दे दिया फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन को इस तरह से आपको ट्रेस कर लिया और लेंथ दे दिया, चाहे लैम्डा का वैल्यू दे देगा, लैम्डा का वैल्यू कुछ दे दिया फॉर एग्जांपल 2, लैम्डा क्या होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। एंगल दे दिया थीटा 1 60 डिग्री और थीटा 2 30 डिग्री। आपसे कहता है फाइंड दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या बोला, फाइंड दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ भी ये डी दे दिया मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर, ए का वैल्यू दे दिया 10 मीटर। क्या करेंगे, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन 100% बनेगा, नहीं याद है तो एकदम नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, इनफाइनाइट वाला तो कॉमन हो गया, इनफाइनाइट वाला कॉमन है, बहुत बार रिपीट होता है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट करेगा सिंगल मार्क्स में, राइट। अब ये इस तरह के ज्यादा आपको मेंस में क्वेश्चन आएंगे, जेई के लिए चाहे आपके नीट के लिए भी बन जाएंगे। वो सिर्फ चेक करना क्या चाहता है, आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है। एग्जामिनर को कंपटीशन वो चेक करना चाहता है ये जो फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे देख ले ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कि लैम्डा जो भी दिया रहेगा उसको वैल्यू रख देंगे, ए रखेंगे। अपना मेन समझना है यहाँ पर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना हो गया, साइन 60 और दूसरा क्या हो गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे कि लैम्डा अपॉन ए साइन 60 कितना हो गया √3/2, साइन 30 होता है 1/2, हाँ उल्टा √3/2 और साइन 30 1/2 कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, ठीक है। उसी तरह से ई पैरेलल भी निकालेंगे। ई पैरेलल क्या है, के लैम्डा अपॉन ए cos 60 माइनस cos 30, ठीक है बेटे। यहाँ पर क्या हो गया cos 60 का वैल्यू 1/2 और ये √3/2 दोनों निकाल लेंगे। अब क्या है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकला, एक पैरेलल, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, यानी कहने मतलब ई का परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालिए प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, ये क्या देगा ई
ई नेट। यदि क्वेश्चन पूछता परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तब तो ये वैल्यू बता देंगे। पैरेलल पूछता है तो पैरेलल, ई नेट पूछेगा तब ई नेट स्क्वायर इक्वल टू ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। ध्यान देने की बात है, दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कहने का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये ई परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, ई पैरेलल, दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा, दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव चार्ज हो तो इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से थोड़ा सा इसको लिख लो फटाफट फटाफट। तो जब ई परपेंडिकुलर पूछेगा तब ये आंसर बताएगा, ई पैरेलल पूछेगा, ई नेट पूछेगा तब ये। ठीक है बेटे, अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा, सारे इसी फॉर्मूला पे है और थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वे करके किसी पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक एंड को फिक्स कर दिया, और एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरा एंड इनफिनाइट है। एक एंड फिक्स है यानी आपको इस पॉइंट पर पूछ रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सारा कुछ दिया रहा है, जैसे प्लस क्यू चार्ज, लैम्डा का वैल्यू दिया रहेगा, राइट, लेंथ दिया रहेगा, एल, ये डिस्टेंस डी या ए के टर्म में दिया रहेगा। आपसे कहेगा फाइंड दी ई परपेंडिकुलर, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या हो गया, यहाँ पर ये थीटा1 क्या हो गया, थीटा1 90 डिग्री, थीटा1 90 डिग्री और थीटा2 क्या होगा, दूसरा एक फिक्स हो गया, थीटा2 0 डिग्री, थीटा2 0 डिग्री। प्रॉब्लम में अपना फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, के लैम्डा अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 प्लस साइन 0, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, के लैम्डा अपॉन ए। दोनों इन इनफिनाइट है, उससे हाफ हो गया, उससे हाफ हो गया। वो क्या था, 2 के लैम्डा अपॉन ए, दोनों इन इनफिनाइट रहता है तब,
और एक एंड इन्फिनाइट करने पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट हाफ हो जा रहा है। पैरेलल कंपोनेंट के क्या हुआ स्थिति, ई पैरेलल के लैम्डा अपॉन ए cos 90 माइनस ये देखो यहाँ पर खेला हो रहा है cos 0, वहाँ पर ये कंपोनेंट 0 था, ई पैरेलल यहाँ पर वैल्यू आ जा रहा है cos 90 0 cos 0 1 cos 0 1 what you are getting here k lambda upon a minus 1 k lambda upon a minus 1 we can write k lambda upon a k lambda upon a k lambda upon a k lambda upon a तो माइनस करने का मतलब नीचे डायरेक्शन में हो गया ई पैरेलल और ये हो गया ई परपेंडिकुलर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चला जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। दोनों का नेट निकालना हो तो ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेंगे, वो आपका ई नेट दे देगा। तो ध्यान देना एक इन फिक्स होने पर ये पैरेलल कंपोनेंट का वैल्यू आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के करके सारे फॉर्मूले को हम लोग रिवाइज कर लिए। अभी अब जो करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, कोई सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग के सेंटर यानी इसके परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया एक्सिस, ये सर्कुलर रिंग हो गया, इसके सेंटर पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, on the axis of ring, on the axis of ring, find the electric field on the axis of ring। समझ में आया व्यू कैसा रहेगा, ये सर्किल है, इसके सेंटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। अभी तक आपने क्या किया, रिंग के कारण सेंटर पर कैलकुलेट किया है, सेंटर पर कैलकुलेट किया था, जो फॉर्मूला अपना था 2k लैम्डा अपॉन r साइन अल्फा बाई 2, तो सेंटर पर हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। अब सेंटर के परपेंडिकुलर एक्सिस पर, इस एक्सिस पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये डेरिवेशन पक्का आता है, ये डेरिवेशन अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है बोर्ड एग्जाम के लिए, प्लस कंपटीशन के लिए तो रहेगा ही डेफिनेटली। और ये 3 मार्क्स में आएंगे, 2 में कहीं काउंटिंग में 3 मार्क्स डेरिवेशन रहेगा। क्या है अपना, ध्यान से इसको समझो बेटे, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है। ये रिंग हो गया राइट, इस पर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेगेटिव चार्ज होगा तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और इसका लैम्डा दिया है, लैम्डा देने का मतलब क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी 2πr है। रेडियस मान लेते हैं, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर से देखो ये एक्सिस ड्रॉ कर लिए जो मैं बता रहा था, इसको ये इस तरह से हो गया, ये हो गया रिंग, और ये एक्सिस को जब पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये ओ हो गया, मान लेते हैं इसका रेडियस r दिया हुआ है, इसका रेडियस r दिया हुआ है,
करता है डी डिस्टेंस पर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसको तो पॉइंट मास कंसीडर नहीं, पॉइंट पूरे रिंग को तो पॉइंट मास कंसीडर नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बॉडी है। तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम लोग क्या देखें भाई, एलिमेंटल पार्ट उसका कंसीडर करता है। और क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो या कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो, वो पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो कंटिन्यूअस बॉडी है उसका एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं और उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करके सारे बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल जाता है। तो सिमिलरली यहाँ भी वही काम करेंगे। तो क्या किए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एलिमेंटल पार्ट कंसीडर किए, ठीक है, जिसका चार्ज dq है, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान से देखो, ये पॉइंट को दे दिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, DE, क्योंकि DQ के कारण देख रहे हैं, DQ के कारण हम देख रहे हैं, तो DE इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये इस डिस्टेंस को स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं, राइट एंगल है, डेफिनेटली r क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखने की बात क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल मान लेते हैं फॉर एग्जांपल थीटा, इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लिए। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसमें कोई शक नहीं, दो कंपोनेंट होंगे। ये डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दिए, ये एंगल आमने सामने वाला, ये ध्यान देना है एंगल का, ये नहीं कि इस एंगल को थीटा लिख दीजिएगा, इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये क्या हो गया, डी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। सिमिलरली आप जैसे है कर क्या रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड भी करना है क्योंकि 3 डायमेंशनल व्यू है। ये छोटा सा पार्ट कंसीडर किए, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। इसी तरह से इसका सिमेट्रिकल नीचे एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लेते हैं प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई ना कोई कंपोनेंट कैंसिल होगा, क्या कि ये डिक्यू पार्ट, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए, और नीचे से भी इसी तरह से इसके ठीक अपोजिट एक डिक्यू पार्ट कंसीडर किए, इसके कारण भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा DE, ये भी एंगल थीटा, और इसके कारण भी क्या, ये थीटा हो गया, तो यहाँ भी DE cos थीटा और DE sin थीटा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे जैसे जैसे सिमेट्रिकल, ये लंबी पार्ट, ये मान लो यहाँ वाला लेगो, इसके ठीक अपोजिट फिर वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को, जैसे यहाँ पे लिए नीचे लिए, दोनों ऐसे गया, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे का वर्टिकल कंपोनेंट दोनों कैंसिल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसी एक्सिस के अलोंग, यही सब चीजें समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, एक्सिस के अलोंग, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, ये गया, ये नीचे कैंसिल, ओनली दिस कंपोनेंट एग्जिस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी, जब भी रिंग होगा, रिंग के एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसी एक्सिस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, निगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड, निगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स दी सेंटर रहता है, रेडियली इनवर्ड होता है, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड। क्लियर फंडा, इतना तक समझ में आ गया सारी चीजें, क्या हो रहा है, क्लियर व्यू। ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, कोई भी कंपोनेंट, यहाँ पे इसे डिकी लो, यहाँ डिकी लो, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल मारेगा ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, इतना चीजें समझने के बाद अब चले आए हम लोग अपना फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला कहने का मतलब डी cos थीटा को इंटीग्रेट करना है, डी cos थीटा को इंटीग्रेट करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
डी ई कॉस थीटा। बुक में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए रहता है, राइट। बच्चे को ये जल्दी समझ में नहीं आता है जब तक, क्योंकि ये एक्चुअल में थोड़ा सा समझने में समस्या आती है, बुक भी उतना क्लियर ठीक से नहीं कर पा रहा। तो ये क्या हो गया, डी ई कॉस थीटा को हमें इंटीग्रेट करना है। चलो अब यहाँ पर सबसे मजेदार चीजें जो समझने का चीज है, ध्यान से समझो। तो डी क्या होगा, डी लिख लेते हैं पहले। डी का वैल्यू ध्यान से देखो, ये डी क्यू है, डिस्टेंस क्या है आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही पॉइंट चार्ज के कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ cos थीटा है, तो डी को भी डी क्यू को भी उस सेम वेरिएबल के फॉर्म लाना। बहुत करते करते हम लोग देख चुके, पहले 2-3-4 डेरिवेशन देख चुके हैं, ठीक है। डी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। तो लैम्डा से ये यदि लेंथ इसका हम लोग डीएल कंसीडर करते हैं, लेंथ यदि हम लोग डीएल इसका कंसीडर करते हैं, ठीक है। चाहे अभी चार्ज इसी फॉर्म में रहने देते हैं, इसको डी क्यू के फॉर्म में रख देखते हैं। यहाँ पर खेल थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर खेल थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पर दूसरा चीज अब क्या समझना है, यहाँ ध्यान से देखो क्या क्या क्वांटिटी है, थीटा, आर, कैपिटल आर कांस्टेंट, ध्यान से समझने का है। कैपिटल आर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ये डी डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट है, डी डिस्टेंस कांस्टेंट है। आर क्या होगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। आर क्या होगा, ये भी कांस्टेंट। समझने का, जैसे ये रिंग है, कोण है, आर तो यही है ना, ये देखो इसको थ्री डायमेंशन में, ये व्यू, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। कोण का स्लाइंट व्यू जो रहता है वो, तो इसमें क्या होता है, स्लाइंट लेंथ कांस्टेंट, तो वही तो आर है अपना। इसको पूरी तरह से कोण जैसा अंडरस्टैंड कीजिए, कोण जैसा इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ये क्या हो गया, आर 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 कांस्टेंट। उसी तरह थीटा का रोल देखिए, थीटा भी सेम, ये थीटा जो बना हुआ है, स्लाइंट एंगल जो होगा वो भी तो सेम रहेगा, थीटा भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ क्या क्या कांस्टेंट हो गया, ये ध्यान से देखिए, आर कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट। क्लियर, यही बच्चा को नहीं समझ में आता है, यहीं पर इसी चीज को बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक के डेरिवेशन में सब जगह थीटा भी वेरिएबल रहा है। अंडरस्टूड। तो इस फॉर्मूला के डेरिवेशन हम क्या देख रहे हैं, आर स्लाइंट लेंथ सब कांस्टेंट। इसको डायग्राम को पलट के बना लीजिए अपने आप को समझने के लिए, इस तरह से। ये हो गया, ये देखो, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर क्या है, कांस्टेंट। और इसी तरह से एंगल भी ये कांस्टेंट, कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। डायग्राम में साइड में बना लीजिए, क्यों, आर को थीटा को कांस्टेंट, cos थीटा को कांस्टेंट रखा गया है। कांस्टेंट क्यों रखा गया, आप तो दिक्कत है, लेक्चर भी अपलोड हो जाता है, तो आपको कभी डाउट होगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटे, नोट के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं। आर क्यों कांस्टेंट हो रहा है, वो भी फंडा क्लियर। थीटा क्यों कांस्टेंट हो रहा है, ये भी फंडा क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत। आप चले, तो आर कांस्टेंट हो गया, डी कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, cos थीटा कांस्टेंट हो गया, इतने सारी क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई। इसको लिख लो।
हेलो हाँ बोलो क्या बोल रही हो? हाँ 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 नहीं आता हाँ दूसरे कभी मैसेज नहीं आया हाँ इसको कहाँ पर दिखाई हाँ तो आता है जब सिम को पीछे फोन में डालना है और क्या करना आज करो एक बार आप लिख लीजिए बेटे आगे बढ़े अब चलो तो यहाँ पर अपना तो ये ध्यान दो कि आर भी कांस्टेंट हो गया थीटा भी कांस्टेंट हो गया ये भी टर्म कांस्टेंट ये भी टर्म कांस्टेंट अब इसको वहां पुट करते हैं ई नेट इक्वल टू डी क्या हो गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा यही है यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म आर भी कांस्टेंट के भी कांस्टेंट सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं क्या हो गया अपना इंटीग्रेशन के को भी बाहर कॉस थीटा भी बाहर आर स्क्वायर भी बाहर ये क्या हो गया डी क्यू देखो कितना डेरिवेशन आसान हो गया अब क्या हो गया डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू तो क्या लिख देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा कोई दिक्कत इसी बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं कितने आसानी से हम लोग कर लिए अब ठीक है कॉस थीटा का वैल्यू रख लेंगे वो कोई दिक्कत नहीं पहले इतना लिख लो जब आगे बढ़ते हैं के थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये चीजें समझना जरूरी है यहीं पर बच्चे को समझ में नहीं आती है कि कैसे थीटा कॉस थीटा कांस्टेंट हुआ आर कैसे कांस्टेंट हुआ हाँ के क्यू कॉस थीटा ये कॉस थीटा है ना के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये क्यू आ गया डी क्यू का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज क्यू कैपिटल क्यू ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ गया इसको इंटीग्रेट करने पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ ध्यान से देखिए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं डी अपॉन आर कॉस थीटा को व्हाट यू कैन राइट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी अपॉन आर अपॉन डी अपॉन आर चलो इसको लिख लो बेटे फटाफट क्या आ गया कॉस थीटा का वैल्यू रख दिए डी अपॉन आर और इसको हम क्या लिख सकते हैं के क्यू डी अपॉन आर क्यू अपॉन आर क्यू अपॉन आर क्यू अपॉन आर क्यू ठीक है हमें तो लेकिन दिया हुआ है कैपिटल आर का वैल्यू और डी का वैल्यू आर का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है गिवन क्या दिया हुआ है रेडियस ऑफ द रिंग और डी डिस्टेंस एक्सिस से डी डिस्टेंस पर निकालना है तो आर को क्या करेंगे कैपिटल आर और डी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे ये कितना हो जाएगा आर यहाँ पर आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम पुट कर दे यहाँ पर वैल्यू आर का व्हाट यू आर गेटिंग के क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल 3/2
ओके, यही हो गया फाइनल फॉर्मूला अपना। ई नेट इक्वल टू के क्यू डी डी डिवाइड पी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल 3/2 होल 3/2 राइट डाउन। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया अपना, के क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल 3/2। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन बोर्ड के लिए तो रहेगा ही, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फॉर्मूला लिस्ट में डाल देना होगा, इसको फॉर्मूला लिस्ट में डाल देना होगा। डी स्क्वायर क्या बेटे, क्या कहाँ पर फॉर्मूला नहीं समझे? फॉर्मूला कहाँ का एप्लीकेबल? अब देखो ना एप्लीकेबल, इसका एप्लीकेबल इतना कि सोच भी नहीं सकते। अब देखो यदि डी 0 कर दें, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये है, ये डी को 0 कर दें, यानी सेंटर पर पूछ रहा है, इनके सेंटर पे पूछ रहा है। सेंटर पर हम लोग जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ऑलरेडी चेक करें आ रहा है कि नहीं इस फॉर्मूला को। यहाँ पे क्या हो गया, डी को आप जब 0 कीजिएगा, डी 0 कीजिएगा तो ये डी 0 हो गया, ई नेट 0 जस्टिफाई हो गया, जो पुराना कॉन्सेप्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल यदि ये डी डिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द रिंग, इफ डी डिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द रिंग, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। यानी बहुत दूर है, बहुत दूर है, तब उसको डिराइव करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या आपसे कह रहा है कि D का वैल्यू R से बहुत बड़ा है, D का वैल्यू इज टू मच ग्रेटर देन R, टू मच ग्रेटर देन R। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ई नेट के क्यू डी, ध्यान से देखो बेटे, तो D का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, हाँ, इसको डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 होल 3/2। थोड़ा सा देख लो क्या होगा, ये डी स्क्वायर है, एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है यहाँ पर, डी का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू स्मॉल, ठीक है, रूट से बाहर निकालने पर क्या हो गया, स्क्वायर स्क्वायर इसको डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इंटू 3/2 डी क्यू आएगा ना, तो डी क्यू आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाएगा, फिर डी क्यू से डिवाइड भी करना होगा, डी क्यू से डिवाइड कर लो एक बार, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया, फिर डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा टर्म हम लोग किया है डी क्यू, ये क्या हो गया, डी स्क्वायर इंटू पावर क्या है 3/2 एक्स्ट्रा टर्म डिनोमिनेटर में क्या रहा, डी क्यू, न्यूमरेटर में जाएगा, उसको कट करने के लिए यहाँ डी क्यू से डिवाइड कर दिए, डी क्यू उड़ गया, राइट। अब यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं, क्या दिया हुआ, डी इज टू मच लार्ज, यानी ये वैल्यू बहुत बड़ा होगा, तो फ्रैक्शन क्या होगा, ऑलमोस्ट 0। जैसे 1 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, ये क्या होगा, फ्रैक्शन ऑलमोस्ट 0। ये क्या हो गया, यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन, इसको अप्रोक्सीमेशन के यहाँ यूज करेंगे, तो आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0, आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0। ये जब 0 हो जाए तो वो क्या गया, ई नेट इक्वल टू, ये तो टर्म 0, 1 का पावर 3/2 1 ही रहेगा। यहाँ से ये देखो, ये डी उड़ा देते हैं, ये डी स्क्वायर बचा, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला आया, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखे, यदि डी डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, इफ डी डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, तो ये रिंग कैसा दिखाई देगा, बहुत दूर से एक पॉइंट चार्ज जैसा दिखाई देगा। यदि डी डिस्टेंस इज टू मच लार्ज, क्या रहा है, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, तो दिस रिंग becomes looks like as a point charge, becomes looks like as a point charge।
तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और इसमें अभी करेंगे। अभी तो आप ब्रेक कर लेते हैं, इसको लिख लो बेटे। ब्रेक करके फिर इससे आगे करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं।